screen. ओके नेहा, आज के सेशन में हम लोग टीडीएस की ई फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे, राइट? लेकिन ई फाइलिंग से पहले इसका बेस हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि अगर आप बेसिक नॉलेज से अवेयर नहीं हो तो हम ई फाइलिंग के प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले मैं बेस से ही स्टार्ट कर रही हूँ, देन विल गो टू द प्रोसेस ऑफ ई फाइलिंग। सो नेहा, टीडीएस, सबसे पहले आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, आपके लिए टीडीएस क्या है? मैम, टीडीएस एक गवर्नमेंट का एक टैक्स इनकम टैक्स सिस्टम है जिससे गवर्नमेंट जितने भी जो इलीगल मनीज है उसे कंट्रोल करना चाहती है। इलीगल मनीज को कंट्रोल कैसे करेगी गवर्नमेंट? ये टीडीएस के थ्रू, टीडीएस क्या करता है, आपके जितने भी मतलब वो हम लोग टीडीएस पहले कट जाता है। अगर हम गवर्नमेंट क्या करता है, टीडीएस ही अप्लाई इसलिए किया है कि वो एक तरह से जो चोरी होती है जो टैक्स की, उससे बचा जा सके। इसीलिए वो हमेशा वो कोशिश करते हैं कि क्वार्टरली के थ्रू इसे पेमेंट कर दिया जाए। करेक्ट। पहले थी, देखो, टीडीएस पहले तो ये समझना होगा कि कोई सेपरेट या कोई नया टैक्स नहीं है। इट इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो असेसी अपनी इनकम पर गवर्नमेंट को पे करता है, राइट? अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो उसका टैक्स पे करने की जिम्मेदारी भी नेहा आपकी ही होगी, राइट? लेकिन आप से गवर्नमेंट टैक्स कब लेती है? आपसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है साल खत्म होने के बाद, व्हेन ईयर कंप्लीटेड। और साल भर गवर्नमेंट को टैक्स का वेट करना पड़ेगा, पहली वजह ये। अब उसमें क्या होता है कि कई यूजर्स तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे कर देते हैं बहुत खुशी खुशी, और कई यूजर्स ऐसे होते हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते ही नहीं है, या इवन करते हैं तो कम पे करते हैं मैनिपुलेट करके। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास क्या तरीका है ताकि वो टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सके और टैक्स की चोरी को रोक सके? तो वहां पर टीडीएस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सो टीडीएस कोई सेपरेट या कोई नया टैक्स नहीं है, वरना आप देखोगे तो इसका कोई सेपरेट लॉ नहीं है। जो इनकम टैक्स एक्ट है वही, उसी में ही टीडीएस के सारे प्रोविजंस के बने। तो टीडीएस इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स फ्रॉम एन एसएससी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि हम सीधा पेयर को डायरेक्ट करते हैं, हम पेयर को ही पकड़ते हैं। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वेन एवर ही और शी गिव पेमेंट टू द असेसी, तो टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करे। पेयर कौन होता है? पेमेंट करने वाला। पे कौन होता है? पेमेंट रिसीव करने वाला। यहाँ पर ये दो टर्म्स आपको समझनी होगी, पेयर जो पेमेंट कर रहा है और पे जो पेमेंट रिसीव कर रहा है। तो गवर्नमेंट पहले क्या कहती थी? पहले पे से कहती थी कि भाई आपने इनकम अर्न कर ली, साल खत्म हो गया, अब इस इनकम पर जो टैक्स बनता है वो आप हमें पे कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी डायरेक्शन ही बदल दी। यहाँ असेसी को ना बोल के सीधा किसको बोला? पेयर को बोला कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जब भी पेमेंट करेंगे, वेन एवर यू मेक पेमेंट इन फ्यूचर, वेदर आप मंथली पेमेंट करें, आप क्वार्टरली पेमेंट करें, आप जब भी एसएससी को पेमेंट करेंगे आप टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। अब इससे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही नहीं हुआ है, नहीं, हाँ, इससे बेनिफिट टैक्स पेयर को भी हुआ है। मैं बताती हूँ कैसे। देखो, सरकार को पहला बेनिफिट ये हुआ कि अब आपके हाथ में जो इनकम आ रही है वो टैक्स कट के आ रही है, तो टैक्स की चोरी जो है वो काफी हद तक रिड्यूस होगी। दूसरा फायदा गवर्नमेंट को ये हो गया कि भाई टाइमली टैक्स मिलेगा, अब साल भर का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मंथली मंथली इनकम अर्न कर रहे हो तो गवर्नमेंट को भी मंथली मंथली टैक्स मिलेगा। अब आपका बेनिफिट क्या है? अब मान लेते हैं नेहा कि आपकी साल भर की एनुअल इनकम है 6 लाख रुपीज, राइट? अब 6 लाख का 10% मान लो टैक्स बना 60,000 रुपए। अब वो 60,000 जब आपको आपकी पॉकेट से पे करने होते हैं तो डेफिनेटली यू विल फील बर्डन, है ना? आपको लगेगा ना, अरे यार मुझे बड़ा पेन हो रहा है कि मेरी पॉकेट से 60,000 रुपए गवर्नमेंट को जा रहे हैं। लेकिन अब इसी 60,000 को
अगर आपसे इंस्टॉलमेंट में लिया जाए तो भाई अगर आप हर महीने 60,000 को डिवाइड करो तो कितना हो गया? 5,000। 2000। 5,000 तो हर महीने आपकी इनकम से 5,000 डिडक्ट हो जाएंगे। तो 60,000 का लमसम अमाउंट पे करने की बजाय आप बस सिर्फ और सिर्फ आपको मंथली मंथली 5,000 ही पे करना है टैक्स का। तो यहाँ पर आपको बर्डन जो है वो कम फील होगा। तो इसी को टीडीएस कहते हैं। सो टीडीएस means a person who makes certain payments must deduct a small percentage of tax before paying the amount to the receiver. टीडीएस में क्या है कि जो पर्सन पेमेंट करता है, कुछ निश्चित पेमेंट्स हैं। ये बात ध्यान रखना कि हर पेमेंट पर टीडीएस नहीं कटता है। ऐसे तो हम भी सब्जी वाले को सब्जी की पेमेंट करते हैं, तो हम उसको टैक्स थोड़ी काट लेते हैं। तो जो पेमेंट्स डिफाइन की गई हैं इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है, उन्हीं पेमेंट्स पर टीडीएस कटता है। तो यहाँ पर जो पर्सन पेमेंट करेगा वो टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करके पेमेंट करेगा, इसी को हम कहते हैं टीडीएस। और जो अमाउंट उसने डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। अब इसी के साथ साथ मुझे नेहा ये बताओ कि जो पर्सन टैक्स काट रहा है वो कौन है? जो पर्सन टैक्स काट रहा है वो पेयर है। वो पेयर है, ठीक है ना, उसको हम डिडक्टर भी कहते हैं। अब टीडीएस का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो नेहा आप अपने आप को पेयर मान लो, यू आर द पेयर और मैं कौन हूं? पेई। सो हियर नेहा इज द डिडक्टर एंड मी पेई। अब नेहा आप मुझे क्या पेमेंट करोगे, क्या पे करोगे? और डेफिनेटली आप मुझे मेरी सर्विस की पेमेंट करोगे। मे बी आप मुझे सैलरी दे रहे हो, मे बी आप मुझे कमीशन दे रहे हो, मे बी आप मुझे रेंट दे रहे हो, ठीक है, वट एवर द पेमेंट यू आर गिविंग टू मी। अब आप डिडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? मैं अगर कोई भी पेमेंट करती हूँ तो मैं उसका पहले टीडीएस कट करूंगी, जो भी परसेंटेज होगा, उसके बाद जो बैलेंस होगा वो आपको दूंगी, और जो आपका टीडीएस कटा होगा वो गवर्नमेंट को पे करूंगी। यहाँ पर आके आपकी जिम्मेदारी खत्म? नहीं, इसके बाद तो हमें टीडीएस का सर्टिफिकेट भी तो देना होता है, राइट? करेक्ट। देखो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है वो होगी ऑब्टेन 10 नंबर। बिना टीडीएस, बिना 10 नंबर के टीडीएस कैसे डिडक्ट कर पाओगे? So what do you mean by 10 नंबर? टैक्स असेसमेंट नंबर, या हम इसको 10 डिडक्शन एंड अकाउंट नंबर भी कहते हैं। इसको आप 10 टैक्स कलेक्शन, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर भी हम इसको कहते हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी 10 नंबर लेने की है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टीडीएस डिडक्ट करें। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टीडीएस आपने डिडक्ट किया है उसे टाइमली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करें। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करें। एंड फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करें। ठीक है, अब इसमें से मुझे बताओ कि आप क्या फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर हो? आपको पता है टान नंबर कैसे लेते हैं? नहीं। फाइन। और टान नंबर होता क्या है? ये टैन नंबर एक तरह का एक तरह का जीएसटी नंबर जैसा ही होता है, जो आपका शायद 10 डिजिट का आता है। देखो टैन नंबर जो है, जिसे हम टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर भी कहते हैं, ये 10 डिजिट का एक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है नेहा, जो कि डिडक्टर को इश्यू किया जाता है। किसके द्वारा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ये डिडक्टर की एक तरीके से आईडी है। देखो ऐसे कई सारे एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं जिनका नाम नेहा है, बट गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि आप कौन सी वाली नेहा है जिसने गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट किया है? गवर्नमेंट आपको आपके नाम से नहीं, आपकी आईडी से पहचानती है। सो वहां पर आपका टैन नंबर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। विदाउट टैन नंबर आप टीडीएस डिडक्ट भी नहीं कर सकते हैं
और टैन नंबर आपको कहाँ कहाँ शो करना होता है? आप टैन नंबर चलान्स में शो करेंगे, आप टैन नंबर रिटर्न्स में शो करेंगे, आप टैन नंबर सर्टिफिकेट्स में शो करेंगे। सो यहाँ पर मेंशन है एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिडक्शन ऑफ टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन टैन नंबर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि भाई हमें रिटर्न्स में, हमें चलान्स में, हमें सर्टिफिकेट्स में ये टैन नंबर शो करना होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। जैसे जीएसटी का फॉर्मेट होता है ना, सेम एज टैन नंबर का भी फॉर्मेट होता है। टैन नंबर होता तो 10 कैरेक्टर्स का है, जस्ट लाइक दिस। मैं बता रही हूँ, देखो अब इसमें क्या है, 5 क्या है, स्टार्टिंग अल्फाबेट्स, राइट। नेक्स्ट 4 नंबर है और लास्ट वन एक अल्फा है, राइट। यस। अब नेहा इसमें जो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स हैं वो तो रैंडम कुछ भी हो सकते हैं, इसमें हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, तो गवर्नमेंट ही इशू करती है। बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड द 4th कैरेक्टर एंड द 5th कैरेक्टर। There is a logic behind 4th character and the 5th character. See, look at the notes. यहाँ पर मेंशन है the 4th letter is the initial of the entity or the individual applying for the 10 number. मतलब जो भी पर्सन टैन के लिए अप्लाई कर रहा है, हो सकता है वो पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है उसकी कोई फर्म हो सकता है उसकी कोई कंपनी हो, तो उसके नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा ना नेहा, वो 4th लेटर में आएगा। लाइक आई हैव रिटन डाउन हियर एन, एन हियर स्टैंड्स फॉर नेहा, फाइन। और जो 5th लेटर होगा वो टैक्स पेयर का टाइप बताएगा। टैक्स पेयर का टाइप मतलब हु इज अ टैक्स पेयर। वो इंडिविजुअल पर्सन है तो यहाँ पी प्रिंट होगा, फर्म है तो एफ प्रिंट होगा, कंपनी है तो सी प्रिंट होगा। ओके। यही सेम पैन नंबर का फॉर्मेट हमारा जीएसटीएन में भी होता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। जीएसटीएन नंबर स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर्स आपके स्टेट कोड के हो गए, फॉलोड बाय द पैन नंबर। ओके। तो ये होता है फॉर्मेट। तो अब हमें 10 के लिए अगर अप्लाई करना है देन यू मस्ट विजिट टू द वेबसाइट। और 10 के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना होता, मैं पहले आपको समझा देती हूँ पूरा प्रोसीजर, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ओके। आपको पता है वैसे मैक्सिमम काम तो हमारा ऑनलाइन ही हो चुका है। अब ऑनलाइन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है टैन नंबर के लिए तो 77 रुपीज की एक नॉमिनल सी फीस पे करनी होती है डिपार्टमेंट को। 77 रुपीज की फीस आप पे करेंगे, फॉर्म आप फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आपका आईडी, आपका एड्रेस प्रूफ और प्लस जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा उस पर अपने साइन करके आप यहाँ सेंड करते हैं, आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट पर सेंड करते हैं। बट विच वन इज द डिपार्टमेंट, विच वन इज द एड्रेस, जस्ट द वे। सबसे पहले नेहा आप ये जान लें कि हम जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो होगा 49B। पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो तो 49A फॉर्म होता है, टैन के लिए अप्लाई करना हो तो 49B फॉर्म होता है। देन फॉर्म को आप ऑनलाइन फिल करेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिल करने के बाद जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तब क्या होगा, डिपार्टमेंट से एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। उस एक्नॉलेजमेंट का आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जगह जहां पर रिक्वायर्ड प्लेस होगा वहां पर आप साइन कर देंगे, ठीक है। और जो आईडी या जो एड्रेस प्रूफ होगा उसके साथ आप उसे इस एड्रेस पर सेंड कर देंगे। दिस इज द एड्रेस। ओके। सो व्हाट इज द नेम? प्रोटीन, राइट। पहले हम इसको जानते थे किस साइड से, एनएसडीएल के साइड से, लेकिन अब इसका नाम बदल के प्रोटीन हो चुका है। वैसे ही ऑफलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो जगह जगह जो भी 10 के ऑथराइज सेंटर्स हैं वहां जाके भी आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर टाइम सेव करना है तो ऑनलाइन इज बेस्ट। तो अब मैं यहाँ पर देखूं, या तो सीधा प्रोटीन की वेबसाइट डाल दें, अदरवाइज अगर आप सिंपली गूगल पे ये भी टाइप करते हैं ना 10 एप्लीकेशन,
या 10 अप्लाई ऑनलाइन, तो फर्स्ट लिंक ही आपको प्रोटीन की साइट का मिल जाएगा। दिस वन, दिस इज द वेबसाइट tin.tin.proteintech.in। इस वेबसाइट पर मैं क्लिक कर रही हूँ, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट जो लिंक आपको मिलेगा वो 10 एप्लीकेशन का ही मिलेगा। और मैंने नेहा आपको कौन सा फॉर्म बताया था? 49B। यस, ये है 49B फॉर्म। अब यहां से मैं इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस मिल जाती हैं, और इन गाइडलाइंस में वही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। फीस मैंने आपको अप्रॉक्स कितनी बताई थी नेहा? 77 रुपीज। या दिस वन इज 77 रुपीज। अब नेहा सोचो, डिपार्टमेंट से 77 रुपीज आपसे ले रही है ना? और जो यूजर ये नहीं जानता कि यार 10 के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो वो किसे अप्रोच करता है? या तो चार्टेड अकाउंटेंट को अप्रोच करता है, या जो नॉर्मल अकाउंटेंट होते हैं, या जो साइबर कैफेज में लगाकर बैठे होते हैं उनको अप्रोच करता है। और वो इस सर्विस के लिए 500, 1000, 1500, 2000 तक भी फीस वसूल लेते हैं। तो अगर आप इस प्रोसीजर को जान लेते हैं तो आपके पास भी एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा। अ पर्सन हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द 10 नंबर, आप उसका 10 नंबर अप्लाई करें। ये आपको पता है कि डिपार्टमेंट 77 रुपीज ले रही है, उसके ऊपर आप जितना चार्ज करेंगे इट विल काउंट एज योर पर्सनल इनकम। ठीक है? तो यहां से हमें नेहा क्या करना है, स्क्रॉल डाउन कर रही हूं मैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर 10 का। अब यहाँ दो चीजें हमें समझनी होगी। अगर किसी यूजर के पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो आप उसके लिए 10 नंबर यहां से अप्लाई करेंगे। दिस वन, जिसके लिए डिजिटल है, जिसके पास DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा। तो अगर जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा तो उस यूजर को तो एक्नॉलेजमेंट पर साइन करके सेंड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? और जिसके पास DSC की फैसिलिटी नहीं है वो अपना 10 नंबर कहां से अप्लाई करेगा? यहां से। या तो अब मैं यहाँ पर पहले तो मेन्यू ओपन कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर आपसे डिपार्टमेंट पूछ रहा है व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ डिडक्टर। डिडक्टर कौन है? डिडक्टर की कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, सरकारी कंपनी है, या वो कोई इंडिविजुअल पर्सन है? हु इज द डिडक्टर? तो यहाँ पर आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इफ यू से कि मैम इंडिविजुअल पर्सन है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ सिंपली सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें ये फॉर्म भरना है। इस फॉर्म में कुछ चीजें हाइड होंगी, द रीजन बीइंग दैट क्योंकि वो हिडन इंफॉर्मेशन हमारे लिए नहीं है, वो अदर कैटेगरीज के डिडक्टर्स के लिए। ठीक है? तो आपको इससे कोई भी वरी करने वाली बात नहीं है। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्किंग द असेसिंग ऑफिसर कोड। आपकी एरिया का जो असेसिंग ऑफिसर होगा उसका कोड हमें यहाँ मेंशन करना होगा। अब इस कोड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसे आइडेंटिफाई करने के लिए नेहा हमें यहाँ पर लिंक दे रखा है। इफ यू डोंट नो AO कोड जस्ट क्लिक हियर। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर AO कोड सर्च करने के लिए हमें देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपनी सिटी सर्च करनी है, और सिटी का लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है वो देखना है। जैसे दिल्ली का D है, कोलकाता का K है, तो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं नेहा? कोलकाता। फाइन। अगर आप कोलकाता की किसी यूजर का 10 नंबर सर्च कर रहे हैं तो आप K डाल देंगे, या अगर आप दिल्ली के किसी यूजर का 10 नंबर अप्लाई कर रहे हैं तो आप D डालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे D डाला तो अब यहाँ देखो D से स्टार्ट होने वाली सिटीज आ गई। ठीक है? तो यहाँ पर हमें दिल्ली के लिए अगर 10 नंबर अप्लाई करना है तो मैं दिल्ली ले रही हूँ। याद रखना ये GST नंबर की तरह नहीं होता। GST नंबर आपको पता है ना, स्टेट वाइज वर्क करता है। यस। बट 10 नंबर हमारा पैन इंडिया है। आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं वो आपका ऑल ओवर इंडिया चलेगा। ये नहीं है कि आपको दिल्ली के लिए अलग लेना है, दरभंगा के लिए अलग लेना है। ठीक है? सबके लिए एक ही है। यस, सबके लिए एक है, जस्ट लाइक योर पैन नंबर। तो अब मैं यहाँ पर दिल्ली पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैंने दिल्ली पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो दिल्ली की वार्ड नंबर्स हैं और एरिया असेसिंग ऑफिसर के कोड्स हैं उनकी लिस्ट आ गई है।
बट यहाँ से भी आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमारा काम कैसे आसान बना रही है, आपको देखना है कि आप जिस भी टैक्स पेयर के लिए टैन नंबर अप्लाई कर रहे हैं वो अपना बिजनेस किस एरिया में रन करता है, उस एरिया के स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर से आपको यहाँ पर वार्ड नंबर सेलेक्ट करना होगा। जैसे अगर मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली में अगर मेरे डिडक्टर का जो एरिया पड़ता है वो निर्माण विहार पड़ता है, इट मीन स्टार्ट्स फ्रॉम एन, तो मैं यहाँ पर क्या सिलेक्ट करूंगी, देखो नेहा, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ दिस वन, ये वाला पार्ट, नेम स्टार्ट्स विद फर्स्ट अल्फाबेट एन, तो मैंने इस वार्ड नंबर पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर लेटर के बेसिस पर सर्चिंग करनी है आपको। तो जैसे ही यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करते हैं, तो एरिया असेसिंग ऑफिसर के कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएंगे। ऐसे आप कोलकाता का सेलेक्ट करोगे तो कोलकाता का ऑटोमेटिक आ जाएगा। याद रखना नहीं है, मैं आपको टैन नंबर अप्लाई करना इसलिए सिखा रही हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिडक्टर। इसके साथ साथ अगर आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं, इवन या अपना काम भी करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपकी साइड बाय साइड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करेगा। संबंध आप अगर कोई आपके पास आता है कहता है कि नेहा यार मुझे ना टैन नंबर लेना है, तो कुड यू प्लीज हेल्प मी, तो आप कह सकते हो हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आपको अगर टैन नंबर के लिए अप्लाई करना है तो बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उससे कलेक्ट करो और फॉर्म भर दो। अब बदले में आप उससे 500, 1000, 1500, 2000 वट एवर द अमाउंट आप जो भी चार्ज करना चाहते हैं करें, ठीक है। अच्छा मैम, ये असेसिंग ऑर्डर ऑफिसर कोड यस, होता क्या है? देखो हमारे एरिया का ना हर कोई ऑफिसर होता है जो कि आपकी फाइल को मेंटेन करता है, जो एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहा है, जिसके थ्रू डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि किस एरिया के किस यूजर से कितना टैक्स आया है। तो ये जो एरिया कोड्स होते हैं इट्स नॉट ओनली फॉर द टीडीएस, ये इनकम टैक्स में भी होते हैं, ये जीएसटी में भी होते हैं। Okay. आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया है कभी? नहीं ना, तो मैं जीएसटी में भी सिखाऊंगी, जीएसटी में भी होता है ये। Okay. अब देखो ना, अब यहाँ पर हमारा भाई शहर इतना बड़ा है, उस शहर में ना जाने कौन सा यूजर कितना कितना टैक्स पे कर रहा है, सरकार के पास कहाँ है इतना टाइम। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एरिया डिफाइन कर दिए, इस एरिया का ये असेसिंग ऑफिसर होगा, इस एरिया का ये असेसिंग ऑफिसर होगा। तो जो भी आपके यहाँ टैक्स कलेक्शन की डिटेल्स होती हैं उस एरिया असेसिंग ऑफिसर के पास जाती हैं, जिससे वो डील करता है। कल को आगे जाके कोई भी दिक्कत होगी तो वही हैंडल करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर नीचे वाला जो विंडो है ये हाइड है, नहीं हाँ, तो ये हमारे लिए नहीं है बिकॉज ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। नीचे बढ़ते हैं तो अब आपसे पूछ रहा है, आपसे कंफर्म कर रहा है आप अपनी अप्रोप्रिएट कैटेगरी सिलेक्ट करें कि आप जिस यूजर का टैन नंबर अप्लाई कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन है या वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया। ओके। उसके बाद नेहा ये आपसे आपका टाइटल पूछ रहा है, श्रीमती, श्री कुमारी, श्री, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया श्रीमती। देन यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम और अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, ठीक है। नहीं, आपका लास्ट नेम क्या है? सिंह। सॉरी, सिंह, SINGH, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया आपका नेहा, अगर कोई मिडिल नेम भी हो तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद नेहा नीचे जो है इंफॉर्मेशन अगेन हाइड है क्योंकि ये ब्रांचेस के लिए है। अगर आपकी ब्रांचेस है और ब्रांचेस का सेपरेट टैन नंबर लेना चाहते हो तो उसके लिए ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने ब्रांच का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था। मैंने क्या सेलेक्ट की थी कैटेगरी? इंडिविजुअल। इसके बाद नेहा यहाँ पर आप डिडक्टर का एड्रेस फिल कर देंगे। मैं यहाँ पर रैंडम एड्रेस अभी कोई भी डाल देती हूँ। स्टेट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली। पिन कोड, देन टेलीफोन नंबर। बाकी देखो जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होंगी ना नेहा, उसका आपको पता ही आगे स्टार मार्क लगा होता है।
जैसे ईमेल आईडी आप यहाँ पर नेसेसरी है, तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डालूंगी। और नेशनैलिटी इंडियन या फॉरेनर, तो मैंने यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लिया नेहा। इसके बाद नीचे पैन नंबर हमें मेंशन करना होगा यूजर का, तो फिलहाल मैं पैन नंबर यहाँ पर अपना डाल रही हूँ। रॉन्ग पैन नंबर डालेंगे तो फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा नेहा, वार्निंग आ जाएगी, ठीक है। ओके। तो आप अपना पैन नंबर, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप अपना पैन नंबर डाल सकते हो, डो नॉट वरी, क्योंकि हम आगे फॉर्म सबमिट थोड़ी करेंगे। ओके। हमारा काम है बस फॉर्म के प्रोसेस तक को सीखना। आगे नहीं आप पूछ रहा है क्या आपके पास पहले से कोई टैन नंबर मौजूद है। लाइक हो सकता है आपकी कोई सारी ब्रांचेस हो और आपके पास आपने ब्रांचेस के अलग अलग टैन नंबर ले रखे हो, तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई टैन नंबर है तो वो डाल सकते हैं, वरना स्किप। तो फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं था नेहा, बस इतनी ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। अब आगे जाके बस हमें डिक्लेरेशन देनी है कि मैं, वो कहते हैं ना गीता पे हाथ रख के कसम खाना, कि मैं रितिका खन्ना ये डिक्लेयर करती हूँ खुद से सेल्फ कि मेरे द्वारा जो भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं ऑल आर करेक्ट। प्लेस दिल्ली। अब नेहा नीचे मुझसे पेमेंट डिटेल्स पूछ रहा है कि आप पेमेंट 77 रुपीज की कैसे करेंगे। मे बी आपने डिमांड ड्राफ्ट बना रखा होगा तो आप डीडी की इन्फॉर्मेशन डालें, चेक ड्रॉ किया है तो चेक की इन्फॉर्मेशन डालें। आपने कहा नहीं मैम मैं तो डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करूंगी, तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। वैसे इन्होंने HDFC बैंक का ऑप्शन दे रखा है, बट हमें आगे और भी ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप ये वाला ऑप्शन लें, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। ये डालने के बाद नेहा अब मैं यहाँ पर सीधा फॉर्म प्रोसीड करूंगी। सबमिट। हाँ, एक चीज, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, इसमें क्या आप कोई भी बैंक से कर सकते हैं? बिल डेस्क में क्या होता है ना, हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कई सारे मोड ऑफ पेमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। यस, इसमें आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। सो मैं सबमिट पे यहाँ पे नेहा क्लिक कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया नेहा, सबसे पहले मुझे फॉर्म का प्रीव्यू दिखा रहा है। प्रीव्यू देख लो, अगर आपको लगता है कि कहीं पर एडिट करने की नीड है तो आप बैक जाके एडिट भी कर सकते हो, अदरवाइज नीचे कैप्चा कोड डालो। ये कैप्चा कोड है PYNTD, और अब हम इसको कंफर्म करते हैं। सो नेहा अब आप देखो, तो ये सीधा हमें पेमेंट स्क्रीन पर लेके जा रहा है। कितना अमाउंट शो कर रहा है? 77। करेक्ट। अब मैं इसको एग्री करती हूँ। एग्री करते ही क्या होगा, ये सीधा हमें बिल डेस्क पर लेकर आ गया। तो यहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है नेहा, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। नेट बैंकिंग में यहाँ देखो अदर बैंक्स की डिटेल्स दे रखी है, तो अब जिस भी मोड से चाहो, यूपीआई पेमेंट करनी है यूपीआई पेमेंट करो, ठीक है, पेटीएम पे, गूगल पे, ये सब भी दे रखा है। जस्ट आपको QR कोड स्कैन करना और पेमेंट डन। पेमेंट डन होते ही क्या होगा नेहा? पेमेंट डन होते ही हमारा वो पेमेंट टैक्स का जो 10 के लिए जो पेमेंट है वो हो जाएगा। और पेमेंट होने के बाद नेहा आपकी स्क्रीन पर एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। एक्नॉलेजमेंट मतलब प्रमाण, और उस पे 14 कैरेक्टर्स का आपका एक्नॉलेजमेंट गिवन होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर। उसका प्रिंट आउट आपको लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद उस पर साइन करने हैं, ठीक है, और उसे किस एड्रेस पे सेंड करना है ये देखो, दिस इज द ऑफिशियल एड्रेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके। पहले इसको NSDL के नाम से जाना चाहता था। ओके। याद रखो, अगर हम प्रोटीन की डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट करते हैं, अगर PROTEAN, ये PROTIN वाला नहीं है, ठीक है, PROTEAN वाला, तो सीधा मैंने इस पे क्लिक किया प्रोटीन पर। ये अलग अलग लिंक्स इन्होंने बना रखे हैं, रुको वेट, ये पैन की साइट इसने ओपन कर दी है। लेट मी ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट। देखो ये है प्रोटीन की वेबसाइट। इसको पहले हम जानते थे NSDL की साइट से, तो अगर आप NSDL डाल के भी अगर इस पर जाओगे ना, ये देखो
ये देखो, पहले ये वाली साइट होती थी हमारी NSTL की, अभी चेंज होकर प्रोटीन हो गया है। करेक्ट। पहले जो भी सर्विसेज के ऑप्शन थे ना वो यही मिलते थे। वेट, फाइन, ठीक है ना। सो दिस वाज अ प्रोसीजर ऑफ आप 10 नंबर। अब आपको क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगी ना तो आप 10 नंबर के लिए कैसे अप्लाई करना है एक बार सेल्फ जरूर करके देखना, ठीक है। वहां तक पहुंचना, और जहां तक मैंने बताया था पेमेंट नहीं करनी है आपकी, बस पेमेंट मोड तक पहुंचकर आपको बस देखना है, जस्ट टू वेरीफाई की ठीक है जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं। ओके। नेहा वर्किंग हो ना? यस। अच्छा, और मुझे जस्ट जस्ट टू टेल मी वन थिंग कि आपके पास इसके अलावा और कौन कौन से टाइम स्लॉट्स होते हैं? मतलब एक बार पे 8 o'clock की टाइम पे लोगे क्लास? मैम मैं शाम को ही, मैं 8 बजे के बाद से जो भी क्लासेस हो सकती हैं वही अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो 8 बजे तक ही इन करती हूँ सर में, तो इसकी वजह से ही तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आप 8 बजे ही आते हो, राइट? संडे को हॉलीडे है, संडे को आप कभी भी क्लास कर सकते संडे को मैं कभी भी रिस्क, रीजन मैं आपसे पता है क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, समटाइम कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देना होता है ना, हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना प्रैक्टिकल की कि और हमें टाइमली कंप्लीट भी करना है, और प्लस इसके साथ साथ हमें इसमें देखो अच्छे से सीखना हमारे लिए मैटर करता है। हमारा अगर स्टूडेंट अच्छे से सीखेगा, परफॉर्म करेगा तो वो मेन मैटर करता है। 5-10 मिनट में नहीं ऊपर नीचे हो जाए वो जरूर, वो नहीं है इशू। सो अब संडे तो आप लोगे ही लोगे, संडे को अब मैं कभी कोई भी टाइम स्लॉट दे दूं, कोई इश्यू तो नहीं होगा उसमें आपको? नहीं, कोई इश्यूज नहीं। क्योंकि हो सकता है मैं संडे का टाइम एक्सटेंड कर दूं, मैं 2-2 सवा 2 घंटे भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, नो इशू, कोई ओके, प्रॉब्लम नो इश्यू। और अभी के लिए क्या होगा, अब मुझे लिटिल बिट थोड़ा सा यू हैव टू एडजस्ट फॉर टुडे। द रीजन बीइंग दैट आज टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। नहीं। ओके। ओके, बस जस्ट मेरा कमिटमेंट था वो मुझे जरूर पूरा करना था। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, अभी तो मैंने फास्ट भी ओपन नहीं किया है। ओके, सो अभी पूजा भी है, सो I'll just end my session for only for the today within 5 to 10 minutes। ठीक है, तो मैं इसको कवर कर दूंगी डेफिनेटली आपके संडे वाली क्लास में। अगर आप कल कहेंगे तो कल कंफर्टेबल है, मैं कल भी कर दूंगी। ओके, नो इशू। ठीक है, आप मेरी तरफ से बिल्कुल कंफर्टेबल रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा काम है टाइमली कोर्स कंप्लीट कराना, वो मैं उस सेशन के अकॉर्डिंग आपको करा दूंगी। संडे को आई विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम। ओके, नो इशू। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखो, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब हम डिस्कशन कर रहे थे, राइट, तो अब हमें पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें पता लग गया कि 10 नंबर कैसे लेना है, गॉट इट। अब बारी है अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द टीडीएस डिडक्शन। और टीडीएस डिडक्शन आप जानते हैं या नहीं, पहले आप मुझे बताइए, टीडीएस कैसे काटेंगे आप? मैं ठीक नहीं जानती। नहीं जानते, ठीक है। टीडीएस के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, वो इश्यू मैं कर दूंगी। तो उसमें ये थ्योरी को भी बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं जो रिक्वायर्ड है। सो नेहा, पहले तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी पेमेंट्स है जिन पर टीडीएस डिडक्ट होता है। वैसे तो पेमेंट्स बहुत सारी हैं, इनका चार्ट मैं आपको अलग से सेंड करूंगी नोट्स में, बट दीज आर द कॉमन पेमेंट्स। दीज आर द कॉमन पेमेंट्स। कॉमन मतलब इन पर तो टीडीएस जनरली कटता ही कटता है, और ये वो पेमेंट्स है जिनका नाम यूजर्स ने सुना ही होगा।
सैलरी, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स, प्रोफेशनल फीस, रेंट, कमीशंस, इंटरेस्ट। यस। तो अब इसमें देखो क्या है कि सैलरी का तो आपने सुना है, सैलरी पे टीडीएस कटता ही कटता है। नेहा, इसमें क्या होता है ना, हर पेमेंट के ना सेक्शंस भी डिफाइन कर रखे हैं, किस सेक्शन के अंतर्गत कौन सी पेमेंट आती है, उस पर कितना % टैक्स कटेगा। ठीक है, ये सारी डिफाइंड होती हैं। अब जैसे सेक्शन 192 के अंतर्गत सैलरी की पेमेंट आती है, इस पर जो टैक्स डिडक्ट होता है वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्लैब रेंज पे फॉल कर रहे हो। स्लैब रेंज में आपको पता है 10% टैक्स भी है, 15% टैक्स भी है, ठीक है ना। देन 194 से सेक्शन के अंतर्गत हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट आती है। नेहा, आप किसी भी काम का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हैं, किस काम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हो सकता है मैं बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो, बिल्डिंग को डिमोलिश करने का कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की भी पेमेंट होती है जिस पर टीडीएस कटता है 1 या 2% के रेट से। प्रोफेशनल फीस, अगर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन को, जैसे ऑडिट फीस, ऑडिट का भी होता है 10%। यस, बिल्कुल। अब ये जो है आपकी ऑडिट फीस हो गई या ये सब, बिल्कुल अपने सही काम, किसी प्रोफेशनल को अगर पेमेंट करते हैं तो उस पर भी टीडीएस कटता है 10% के रेट से। रेंट, नेहा, रेंट पे भी टीडीएस कटता है। और रेंट पर टीडीएस कौन काटेगा मुझे बताओ, लैंडलॉर्ड या टेनेंट? ये आपका टेनेंट। करेक्ट, बिकॉज पेयर कौन है, टेनेंट, और टेनेंट किसका टैक्स काटेगा, लैंडलॉर्ड का। लेकिन क्या आपने आमतौर पर सुना है कोई किसी किराएदार ने अपने मकान मालिक का टीडीएस काटा है? नहीं। अच्छा, जस्ट फॉर द आस्किंग कि मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको सिखाने की पर्पस से। अभी आपका अपना घर है, आप रेंट पे रहते हैं? ये रेंट पे रहती हूँ। तो आप तो अपने लैंडलॉर्ड को पे करते होंगे ना रेंट? यस। तो टीडीएस काटते हैं आप उसका? नहीं। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल? यस। नहीं, ऐसा नहीं है, यू आर एलिजिबल। लेकिन वो एलिजिबिलिटी कब होगी ये मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट डिफाइन कर रखी है। इस लिमिट से ऊपर का अगर आप रेंट पे करते हैं तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी बन जाती है टीडीएस काटने की, फिर तो टेनेंट को भी टीडीएस काटना ही होगा। नेहा, ओके। तो अगर मान लो कि अगर आप भी ऊपर से लिमिट का रेंट पे करने लग गए तो फिर टीडीएस काटने के लिए आपको क्या करना होगा नेहा? टीडीएस काटने के लिए सबसे पहले मुझे अपना टैन नंबर नहीं लेना होगा। तो फिर क्या करना होगा? देखो, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम टेनेंट को क्यों परेशान करें इस काम के लिए, छोड़ो, टेनेंट को बोलते हैं टैन नंबर मत लो। अरे तुम्हारे पैन नंबर से ही काम चल जाएगा। तो अगर रेंट के केस में बता रही हूँ, बाकी सबके लिए तो टैन नंबर रिक्वायर्ड है ही। ओनली फॉर द रेंट ये छूट दी गई है, ये एग्जेम्पशन है कि अगर आप रेंट की पेमेंट पर टीडीएस काटते हैं, देयर इज नो नीड टू ऑब्टेन टैन नंबर, ओनली पैन इज रिक्वायर्ड। ओके, इसमें सिर्फ पैन कार्ड से हो जाएगा? यस, ठीक है। इसके अलावा हमें, अगर हम किसी को कमीशन पे करते हैं तो उस पर भी टीडीएस कटता है, और उस पर टीडीएस का रेट है 5%। और जहां मैंने 2 रेट से रखे ना, नहीं आगे मैं आपको बताऊंगी क्यों है। ठीक है। फिर इंटरेस्ट पर भी टीडीएस कटता है, बैंक की जो आपकी सेविंग्स होती है उस सेविंग्स पर जो इंटरेस्ट आप देते हो उस पर भी टीडीएस कटता है। ओके। अच्छा, रेंट के अंदर जैसे प्लांट्स एंड मशीनरीज होती है वो भी आते हैं ना? बिल्कुल, रेंट के अंदर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी बोथ आती हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पर 10% टीडीएस है, प्लांट एंड मशीनरी पर हमारा 2% टीडीएस है। सो ये वो पेमेंट्स है नेहा। अब नेहा, जैसा मैंने आपको बताया था, आज का सेशन मुझे थोड़ा जल्दी एंड करना पड़ रहा है बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। सो हम एक काम करते हैं, इसको अब हम प्रोसीड करते हैं। टुडे इज 19, ओके, टुमारो इज फ्राइडे। तो मैं सैटरडे एंड संडे आपकी बैक टू बैक क्लास ले लूं? या डेफिनेटली। ठीक है, संडे में 8 बजे, सैटरडे में 8 बजे लूंगी बिकॉज सैटरडे आपको नाइट ही कंफर्टेबल होगा। संडे का शेड्यूल मैं आपका मॉर्निंग रखूंगी और वो भी 2 आवर्स की क्लास लूंगी डायरेक्ट। ओके, ठीक है, ठीक है। बाय बाय एंड हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। और बाकी नोट्स और ये सब आपको कल तक इशू हो जाएंगे। ओके, बाय बाय। थैंक यू फॉर योर क्लास।
हाँ।